आज जैसे सारा शहर सरला जी के घर की ओर उमड़ पड़ा था। खबर ही ऐसी थी कि जो भी सुनता बस उधर ही मुड़ जाता। जिस घर में पिछले वर्ष ही बड़ी धूमधाम से एक सुंदर सलोनी बहू आई थी, उसी घर में आज यह हादसा हो गया था कि बहू आग में जल गई। अभी पिछले वर्ष की ही तो बात है। सरला जी के बड़े बेटे हेमंत का विवाह सुरेखा से हुआ था। सरला जी का परिवार इस शहर का सम्मानित परिवार था। शांत और सज्जन स्वभाव के सुधीर जी, जो एक महाविद्यालय के प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, तथा उनकी पत्नी सरला जी एक धार्मिक व घरेलू महिला थी। जो कोई भी इस परिवार से एक बार मिलता प्रभावित अवश्य होता। इस दंपत्ति की दो ही संतानें थीं। इनके दो बेटे थे, हेमंत और मयंक। बड़े अरमानों से सरला जी ने हेमंत का विवाह एक सभ्य व संस्कारी परिवार की बेटी सुरेखा से किया था। सरला जी को हमेशा से ही एक बेटी की चाह थी। जब भी वह दुकानों पर टंगी हुई प्यारी प्यारी फ्रॉकों व लड़कियों के कपड़ों को देखती तो एक आह भर कर रह जाती। उनका मन उन कपड़ों को खरीदने का होता, पर किसके लिए लेती वह यह सब। छोटी छोटी दो चोटी बनाए व पैरों में पायल पहने हुए रुनझुन करके आंगन में ठुमकती बेटी का सपना उनकी आंखों में तैर जाता। लेकिन ईश्वर ने सरला जी को इस स्वप्न को वास्तविकता में बदल पाने का अवसर ही नहीं दिया। मयंक के जन्म के बाद ही गर्भाशय में हुई गांठ के कारण उनका ऑपरेशन करके गर्भाशय निकाल दिया गया और वह इस सुख के लिए सदा के लिए वंचित हो गई। अब जैसे जैसे दोनों बेटे बड़े हो रहे थे, उनकी शादी करके घर में बहू रूपी बेटी लाकर उसका लाड प्यार करने का विचार सरला जी को लुभाता रहा। इसीलिए उन्होंने हेमंत की शादी पर 1 रुपया भी दहेज में नहीं लिया, क्योंकि वह तो बस बेटी ला रही थी अपने घर में। और आज उसी परिवार पर न जाने कैसी बिजली आ गिरी थी। कल तक तो सब कुछ ठीक था। रात में घर के सभी सदस्य एक साथ खाना खाकर अपने अपने कमरों में जाकर सो गए थे। लेकिन सुबह एक तेज चीख से सबकी आंख खुली। सुरेखा को सुबह जल्दी उठने तथा चाय पीने की आदत थी। प्रतिदिन की तरह उस मनहूस सुबह को भी वह 5 बजे उठकर रसोई घर में चाय बनाने को आ गई थी। उसकी चीख के साथ जागे घर के अन्य सदस्यों ने जब बाहर आकर देखा, तब रसोई घर से धुआं और गैस की दुर्गंध नजर आ रही थी। सुबह के सन्नाटे में तेज चीख की आवाज़ सुनकर पास पड़ोस वाले भी उठ गए थे और सरला जी के घर की ओर दौड़ पड़े। सभी एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, क्या हुआ, क्या हुआ। तभी किसी ने कहा, अरे इनकी बहू जल गई। क्या, बहू जल गई? तभी किसी और ने बोला, अरे नहीं नहीं, जली नहीं है, जलाई गई होगी। सभी लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि 1 साल में ही बहू को जलाकर मार दिया। और उतर गया इन लोगों का शराफत का मुखौटा। सरला जी ने जब यह सुना तो वह स्तब्ध रह गई। सुरेखा को दहेज के लिए मारा गया, जो बात वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी, वह आज लोगों के जुबान पर थी। सुरेखा, हाय, उनकी प्यारी बहू, नहीं नहीं बेटी, भला उसके साथ ये क्या हुआ। तभी हेमंत रसोई घर से सुरेखा के अधजले शरीर को लेकर बाहर निकला। सुरेखा का 80% शरीर जल चुका था। उसके तन पर पहनी हुई नाइटी जलकर उसी के शरीर से चिपक गई थी। बड़ा ही दिल दहलाने वाला दृश्य था। हेमंत भी बाहर आकर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके भी दोनों हाथ व बाहें बुरी तरह झुलस गई थी। मयंक और सुधीर जी उन दोनों को किसी तरह भीड़ से निकालकर
कार में डालकर अस्पताल की ओर भागे। आस पड़ोस के लोगों में बातें बढ़ती ही जा रही थी। तभी न जाने कहाँ से लोकल चैनल वाले आ गए और उन्होंने आते ही सरला जी के ऊपर प्रश्नों का बौछार कर दिया। आजकल यह न्यूज़ चैनल वाले न जाने कहाँ से सूंघते हुए हर जगह प्रकट हो जाते हैं। मीडिया भी इंसान का एक बड़ा दुश्मन बन गया है। दुख में, सुख में, शादी में, मातम में इन्हें तो बस हर जगह अपने चैनल की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए मसाला चाहिए। कौन मरा, कब मरा, कहाँ मरा, क्यों मरा, और अगर नहीं मरा तो क्यों नहीं मरा, हर बात की खबर बनाकर अपने अपने चैनल पर सबसे पहले दिखाने की होड़ ने इन्हें मानवीय संवेदनाओं से परे कर दिया है। प्रत्येक इंसान इनके लिए मात्र एक खबर, एक मसाला है जिसे चटपटा बनाकर पेश करना इनका काम है। इधर सरला जी का दुख के कारण बुरा हाल था। तभी फोन की घंटी बजी। सुधीर जी का फोन था। उन्होंने बताया कि हेमंत और सुरेखा दोनों को ही भर्ती कर दिया गया है अस्पताल में और दोनों को ही अभी होश नहीं आया है। सरला जी भी उन्हें देखने जाना चाहती थी, लेकिन तभी पुलिस वहां आ गई और भीड़ को तितर बितर करते हुए रसोई घर की व अन्य जगहों का मुआयना करने लगी। अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया, बहू के हत्यारों को फांसी दो, इन्हें घर से बाहर निकालो और जेल की सलाखों के पीछे डाल दो। दहेज के लोभी हाय हाय, दहेज के लोभी हाय हाय। ये नारा लगाने वाले शायद किसी एनजीओ से आए थे या फिर सामाजिक कार्यकर्ता थे। यह जानने का समय नहीं था, लेकिन शोर शराबा सुनकर पुलिस के सिपाही बाहर निकले और एकत्रित भीड़ को सांत्वना दी कि दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। तभी एक बार फिर से फोन की घंटी बजी और सरला जी एक बार फिर से चौंक गई। सुधीर जी बता रहे थे कि हेमंत को होश आ गया है। यह सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर व सिपाही यह कहकर कि आगे की कार्रवाई के लिए वे दोबारा आ जाएंगे, पहले हेमंत का बयान ले लेते हैं, कहते हुए चले गए। सरला जी भी अस्पताल जाने के लिए छटपटा रही थी। कुछ देर बाद जब वह अस्पताल पहुंची, तब तक वहां पर भी महिला मोर्चे का धरना शुरू हो गया था। चारों ओर से आती हुई यह आवाज़ें कि बहू के हत्यारों को फांसी दो, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालो, कड़ी से कड़ी सजा दो, सुनकर उनका दिल बैठा जा रहा था। हेमंत ने पुलिस के सामने यह बयान दिया था कि हर दिन की तरह सुरेखा उस सुबह भी उठकर चाय बनाने के लिए रसोई घर में गई थी, तो वह भी उसके साथ ही था। सुरेखा गैस की नॉब खोलकर चाय बनाने का बर्तन खोजने लगी। इसमें उसे कुछ देर लग गई और जब तक उसने बर्तन में पानी डालकर गैस जलानी चाहिए, तब तक गैस बहुत फैल चुकी थी और जैसे ही उसने लाइटर जलाया, एकदम से तेज लपट उठी और उसने सुरेखा को अपनी चपेट में ले लिया। उसके आग बुझाने की कोशिश के पहले ही सुरेखा की सिल्क की नाइटी जलकर उसके शरीर से चिपकने लगी और आग ने उसके पूरे शरीर को ही घेर लिया। नाइटी को शरीर से अलग करने के प्रयास में उसका भी हाथ बुरी तरह जल गया। लेकिन अफसोस, हेमंत के इस बयान को ना तो पुलिस ने और ना ही किसी अन्य ने सच माना। अगले कुछ दिनों तक सुरेखा अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी और उसका परिवार कानूनी व सामाजिक लड़ाई में फंसा हुआ था। किसी ने भी उनके परिवार के स्नेह व प्यार को सच नहीं माना तथा एक झूठे सच को ही सच मानकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा। आजकल के इस समय में हमारी सोच इतनी संकुचित हो गई है कि हम हर सास को रमोला, सिकंद व बहू को पल्लवी समझते हैं। यदि कोई घर इन सब से अछूता भी है तो हम उसे नहीं मानते। सब ने सरला जी के परिवार को ही दोषी ठहराया, जिसके कारण उनके पूरे परिवार को अपनी बहू को जलाकर मारने के प्रयास में जेल में डाल दिया गया। उधर अस्पताल में एक दिन बाद सुरेखा को थोड़ा होश आया
तो उसने नर्स से पुलिस बुलाने के लिए कहा। सुरेखा ने पुलिस इंस्पेक्टर व मजिस्ट्रेट के सामने कराहते हुए पूरा बयान दिया व सच्चाई से अवगत कराया। उसने वही सब बताया जो हेमंत अपने बयान में कह चुका था। हाथ जले हुए होने की स्थिति में सुरेखा के पैर के अंगूठे को उसकी गवाही वाले बयान पर लगवाया गया। इसके पश्चात उसकी हालत और बिगड़ने लगी। अंततः उसने दम तोड़ दिया। किंतु जाते जाते वह अपने परिवार को एक झूठे सच से सदा के लिए मुक्त कर गई, जो आजकल हमारे समाज का एक हिस्सा बन गया है। हमें यह समझना होगा कि हर जलने वाली मौत दहेज के लिए ही नहीं होती, और ना ही सभी परिवार व सास ससुर दहेज के लोभी होते हैं। हमें अपनी आंखें खोलनी होगी, तभी हम इस गलत सोच से बाहर निकल पाएंगे व सही और गलत में अंतर कर पाएंगे। तो आप सुन रहे थे नूतन योगेश सक्सेना की कहानी झूठा सच। एक ऐसी दुर्घटना जो किसी के साथ भी घट सकती है, लेकिन समाज और मीडिया के लिए वह बस एक खबर बन जाती है या फिर प्रतिशोध लेने का एक बहाना मात्र। यह कहानी इसी बात की तरफ इशारा करती है कि समाज कितना भी नीचे गिर जाए, उनमें कुछ अच्छे लोग हमेशा होते हैं। साथ ही यह कहानी इस बात को भी दर्शाती है कि सभी लोग दहेज के लोभी नहीं होते। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं दिनेश कुशवाहा आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।